तो बच्चों नया पार्ट, नेक्स्ट पार्ट ये आप थर्मोडायनामिक्स का। थर्मोडायनामिक्स का मतलब हमने काफी सारी एंथैल्पीज के बारे में बात कर लिया था। एंथैल्पी कोई भी बताना कौन सी थी? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, एंथैल्पी ऑफ ये वो, ये सारी चीजें हमने की थी, है ना। अब हमारे पास इसके अलावा कुछ और चीजें भी आने वाली हैं, वो भी एंथैल्पीज हैं, बट हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। हम कैसे निकालेंगे? इनडायरेक्टली। तो उसके लिए हमारे पास नया लॉ आने वाला है जी। कौन सा? हेस लॉ, हेसिस लॉ। यहां पे बिफोर गोइंग फर्दर ये एग्जांपल देता हूं। यस, अगर आप ए स्टेशन से बी स्टेशन जाते हो, बी से सी जाते हो और ए से सी डायरेक्टली जाते हो, तो आपके पास इधर 70 रुपए लग रहे हैं, इधर 30 लग रहे हैं, तो इधर कितने लगेंगे? 100। शायद ये पिछले लेक्चर में भी आइडिया दिया था। इसी लॉ को क्या बोलते हैं हम? हेसिस लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है हेसिस लॉ? वो क्या कहता है, चाहे आप एक स्टेप में जाओ, चाहे मल्टीपल स्टेप्स में जाओ, टोटल एनर्जी विल बी सेम। इस केस में टोटल पैसे विल रिमेन सेम। तो ये कंसेप्ट है कौन सा? इस पे हेसिस लॉ। बहुत इजी है, अगर आपने ये समझ लिया तो 4 नंबर आपके पक्के हो गए। जिन्होंने पेपर दे दिए होंगे उनको पता होगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। कौन सा? CCl4। CCl4 ना कुछ क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए आपको एंथैल्पी ऑफ, एक दोबारा से बताना कौन कौन सी पढ़ी थी? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कंबस्शन, एटमाइजेशन कर ली थी? नहीं, एटमाइजेशन नहीं की हमने। सब्लिमेशन कर ली थी, है ना। तो ऐसे करते करते और भी आएंगे हमारे पास। लेट्स सी आगे क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं। प्लीज आज के लेक्चर को थोड़ा फास्ट करना तो मजा आएगा, ब्रेन जल्दी चलेगा। हेसिस लॉ की डेफिनेशन लिखते हैं क्विकली। इन शॉर्ट है तो हिंदी में पता चल गया। हेसिस लॉ, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन the standard enthalpy of a reaction is the sum of algebraic sum of algebraic sum of standard enthalpies of intermediate reactions into which the overall reaction may be splitted or divided at the same temperature. Overall reaction may be splitted or divided at same temperature. Means temperature क्या होना चाहिए? Same. ये चीज ध्यान रखना। हाँ, ऐसा ना हो, ये देखो A से भी आप जा रहे हो साइकिल पे, और B से C जा रहे हो आप एरोप्लेन, और इधर आप कहाँ पे जा रहे हो? दोनों कार में। तो फर्क आएगा कि नहीं आएगा? मतलब वी हैव चेंज द थिंग्स कैसे चेंज हो रही है? बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो इसलिए उसने एक वर्ड लिख दिया एट द सेम टेम्परेचर। समझ आ गया? क्या था? इज द एल्जेब्रिक सम। अगर मैंने A से C जाना, इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ इंटरमीडिएट्स रास्ते में जितने में डिवाइड किया गया। तो इसकी एप्लीकेशन लिखते हैं प्लीज। एप्लीकेशंस ऑफ हेसिस लॉ। अच्छा, हेसिस लॉ जहां पे ऊपर लिखा है ना आपने, वहां पे ब्रैकेट में लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। व्हाट डू यू मीन बाय समेशन? अस्मित ऐड। तो वो ये भी लिखा हुआ है, तो अब ये मत कहना ये कहां से आएगा। तो कंसेप्ट इज सेम, उसका दूसरा नाम। एप्लीकेशंस ऑफ क्या लिखा है? हेसिस लॉ। फर्स्ट, to determine the enthalpy of transition
टू डिटरमाइन द एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। उसने कैसे दिया वो, फॉर एग्जाम्पल से समझ लो, और कुछ नहीं है, इसके लिए कोई थ्योरी नहीं आएगी। ये क्या लिखे मैंने, ऐसा, ऐसा का मतलब क्या होगा, हाँ, एस मतलब सल्फर, आर मतलब रोहम्बिक, उसकी एक फॉर्म है, एक फॉर्म SR प्लस ऑक्सीजन गिविंग राइज टू, क्या आ रहा है हमारे पास, लेट अस सपोज SO2। SM दूसरी फॉर्म है मोनोक्लिनिक, आप साइड पे लिख लोगे, उसको भी बर्न करके क्या आ रहा है मेरे पास, SO2। इस पे मुझे क्या चाहिए, SR से SM में जाना है, ये डेल्टा H1 है, ये डेल्टा H2 है, इसका डेल्टा H है, तो आपको डेल्टा H निकालना है। कवर इधर से इधर गया, हमने अब इधर से कहां जाना है, SM में। डियर ये एक फर्स्ट बेस है आपका, अगर आपको 4 नंबर चाहिए तो एक बार अच्छी तरह समझ लो, हमें SR और SM चाहिए, वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स, तो मैंने इनको खत्म करना है। अगर मैं इन दोनों में से देखूं कौन सी चीज राइट साइड है, SM, अगर राइट साइड है, मैथ्स क्या कहती है, एक मिनट, तो 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, जो चीज इधर माइनस है वो राइट साइड जाके क्या होगी, जी प्लस। तो यहाँ पे SM अगर लेफ्ट साइड पे मैं माइनस करता हूँ तो राइट साइड इक्वल टू 0 है, तो SR विल बी इक्वल टू माइनस वाला उधर चला गया, सेम यही मैथ्स है। अब यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे M राइट साइड चाहिए, तो डेफिनेटली इस इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन एकम माइनस कर दो। अगर ये माइनस करता हूँ क्या बनेगी इक्वेशन, लेट्स सी, SR माइनस SM प्लस O2 माइनस O2 गिविंग राइज टू SO2 माइनस SO2 0। इसमें समझ आ गया, O2 भी कैंसिल, क्या रह गया, यानी दोनों इक्वेशंस में से ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली को माइनस कर दो, वो आंसर आ जाएगा आपका कन्वर्जन ऑफ SR टू SM। तो एक शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, इसमें क्या बोला उसने, कौन सी स्टेट जयंती, ट्रांजिशन, सल्फर की इस फॉर्म से इस फॉर्म, कोई और भी चीज पूछी जा सकती है। नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अगली प्रॉपर्टी है, अगली एप्लीकेशन है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अरे भाई साहब पढ़ के आए थे कि नहीं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा था। फॉर्मेशन कहां से बनता है, फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट, ये लिख लो पहले, फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट क्या बनता है, पार्टिकल्स, फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट क्या बनता है, पार्टिकल्स। अब देखो जी हाँ, हमने क्या कहा है कि फॉर्मेशन करो, C6H6 सपोज, तो कहां से बनता है, बनेगा कार्बन एंड, बट ऐसा नहीं होता, कार्बन और हाइड्रोजन से ये नहीं आता, कार्बन और हाइड्रोजन से क्या आता है, CH4। तो इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इस मेथड से निकल सकती है कि नहीं? इस मतलब जो हम करके आ रहे हैं, नहीं ना, इसीलिए हैसेस लॉ कहता है कोई बात नहीं, अगर ऐसे नहीं आ रहे आप तोड़ दो, रास्ते में जाओ जाओ जाओ, कन्वर्जन्स करो, आप डायरेक्टली इधर पहुंच जाओगे कैसे भी करके, तो वो हम करेंगे। क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है बहुत सारे। तो दोबारा से CH2 से हमारा ये आएगा, अगर हम बेसिकली देखते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बट जी हाँ इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी नहीं निकल सकती, क्योंकि ये डायरेक्टली मिक्स करके क्या बनाते हैं, CH4 या C2H6, कोई भी हाइड्रोकार्बन जो भी आएगा, इसलिए ये वाला पोर्शन नहीं आ सकता। कैसे, डायरेक्टली कि इनडायरेक्टली? डायरेक्टली, वी हैव टू गो इनडायरेक्टली, जाना तो है हमने। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उस उन कंपाउंड्स की जो डायरेक्टली अपने कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल से नहीं बनते। समझ आया कि नहीं? कैन यू टेल मी, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से बनेगा, C+O2। अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड निकालना चाहता हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो सब चीजें कैसे निकालने की, वो हमारा क्वेश्चन है। तो टू क्या लिखा है, टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, लिखो
Many compounds such as methane, benzene, carbon monoxide, which cannot be prepared directly but are formed by indirect method. But are formed with indirect method from Hess's law. अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए S प्लस O2। आपके दिमाग में क्या आएगा राइट साइड? जल्दी बताओ। SO2। बट मैं चाहता हूँ SO3, तो ऐसे तो नहीं आ रहा, तो क्या करना पड़ेगा? पहले उसमें क्या दिया हुआ है मैं बताता हूँ। सल्फर से ऑक्सीजन क्या आ रही है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड से, इस पे ध्यान से सुन रहे यार, नहीं तो ऊपर से निकल गया। तो इस क्वेश्चन से मुझे डर नहीं है, मुझे अगले 4 नंबर के क्वेश्चन से डर लग रहा है। वो नहीं आएगा तुम्हें, अच्छी तरह समझ लो, बेस बना लो। अच्छा, SO2 बन गया। SO2 की ये कौन सी रिएक्शन होगी? कंबस्शन रिएक्शन। तो इधर से इधर जाने के लिए इन दोनों को क्या कर दूं? ऐड। तो सब्ट्रैक्ट बोल रही है ना, इसको ना सुन नहीं रही, सोच भी नहीं रही यार, इतने लॉजिकल तो बन जाओ +1 के बच्चे। S से SO3 जाने के लिए ये राइट साइड ही है और हमारा ये भी राइट साइड, यानी ये दोनों को ऐड करेंगे। अगर मैं माइनस कर दूंगा ये लेफ्ट साइड आ जाएगा। अगर इन दोनों को माइनस करूंगा O2 कैंसिल, पता क्या इक्वेशन बनेगी? S माइनस SO2 गिविंग राइज टू SO2 माइनस, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, नहीं सॉरी, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो S प्लस SO3 इज इक्वल टू 2SO2। ये इक्वेशन चाहिए फिर, इसलिए सोच के करो यार, सिंपल है। इसमें मैं ये भी नहीं कहूंगा +1 की मैथ्स है, कुछ नहीं, 7th 8th की मैथ्स है, सिंपल। इन दोनों को क्या कर दो? ऐड करो, क्या बनेगा? S प्लस SO2 प्लस O2 प्लस O2 क्या बन गया? 2O2 गिविंग राइज टू SO2 प्लस SO2 कैंसिल, ये करके आ रहा है। मैंने बैलेंस नहीं किया, अभी खराब है सारी सिस्टम, मैंने आपको सिर्फ बताया, ठीक है। S प्लस O2 बैलेंस्ड है, यस। SO2 प्लस O2 नहीं, इधर क्या आएगा? हाफ। इधर से इधर जाने के लिए क्या आ जाएगा? इधर 3/2, ये क्या आ जाएगा? 1.5, सॉरी 1/2, 3/2। इन दोनों को ऐड करके भी क्या आ जाएगा? 3/2। तो बन गई इक्वेशन, क्या बनेगी? S प्लस 3/2O2 गिविंग राइज टू SO3। SO2 कैंसिल हो जाएगा इन दोनों को ऐड करके, देख लो ऐड करके। यानी कि अगर इसका डेल्टा H1 है, इसका डेल्टा H2 है, इसका डेल्टा H है, बट इस डेल्टा H डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है यार, इनको मत छोड़ो, 4 नंबर बहुत होते हैं, करो। Third, determination of determination of
स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन सिंपल फॉर्मूले में लिख लो जो हम पहले भी करते हैं, डेल्टा एच आर। व्हाट इज एच आर? रिएक्शन गिविंग राइज टू डेल्टा एच फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन रिएक्टेंट्स। लिखो क्वेश्चन, कैलकुलेट दी, समझ आ गया ये वाला थर्ड वन? कैलकुलेट दी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ ग्लूकोज, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। सबके यूनिट्स किलो जूल्स है। H2 plus half O2 giving rise to water. 6C graphite plus 6O plus 6O2 plus 6H2 plus 3O2 giving rise to, इसका डेल्टा एच है -269.4, C6H12O6 डेल्टा एच इसका है -1170। सबके किलो जूल्स हैं। यस, इसको देख के कैलकुलेट करो। मैं आपको हिंट दे देता हूँ क्या बोला पहली लाइन में, जल्दी देखो। कैलकुलेट दी कंबस्शन मतलब ऑक्सीजन लगानी है, आग लगानी है ना। आग मतलब हमेशा जानते ऐसा नहीं है, जो हमने बात की थी। तो यहाँ पे किसको आग लगानी है, किसकी ऑक्सीडेशन करनी है, किसको ऑक्सीजन से ट्रीट करवाना है, ग्लूकोज को, राइट। क्या बनता है आपको पता है? जब भी किसी की कंबस्शन करते हो हाइड्रोकार्बन की कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, पहले आपको ये हिंट दे रहा हूँ और कुछ नहीं है, हिंट दिया, इसमें बैलेंस करो पहले, उसके बाद बात करेंगे। पहले इक्वेशन ये वाली मेन जो चाहिए उसको बहुत बड़ा करके लिख लो ताकि आपको पता चले ये मुझे चाहिए। उसके बाद अपने मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके, अगर फॉर एग्जांपल आपको इधर चाहिए 7O2, तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 7। मतलब आइडिया दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बट आपको पता चल जाएगा। करो स्टार्ट, 2-4 मिनट दे रहा हूँ, करो। तो हो सकता है किसी का हो गया। और देखो हमें जो मेन चाहिए थी वो क्या लिखा था उसने, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ दिस। आग लगाई, ऑक्सीजन लगाया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। पहले इसको बैलेंस करो, कितनी कार्बन है? 6। इधर भी क्या लगा दिया आपने? 6। हाइड्रोजन कितने? 12। इधर क्या लगा दिया? 6। अब देखो कितने ऑक्सीजन है राइट साइड? 18। 12 और 6 18। इधर कितने? 6। इधर क्या लगा दूं? 6। बैलेंस हो गई इक्वेशन। अब हमें मेन इक्वेशन ये पता चल गई, इसको चाहिए हमें ये चाहिए। तो C6H12O6 कहां पे चाहिए? कबर राइट साइड के लेफ्ट साइड? ये कहां पे चाहिए? हमें लेफ्ट साइड के राइट साइड, बट है कहां पे हमारी इक्वेशन में? राइट साइड। यानी इस इक्वेशन को पक्का माइनस करूंगा ताकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, ठीक है। अब 6O2 आएगा, देखेंगे कैसे। राइट साइड पे क्या चाहिए? 6CO2, तो ये हमारे पास क्या है? CO2। तो इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 6 से। वाटर किससे मल्टीप्लाई कर दिया? तो मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 6 ग्रेफाइट। देखो इसको आप क्या लिखोगे? इसको भी किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 से। इसको भी
किससे करोगे? फिर मैं दोनों को क्या कर रहा हूँ? मैंने पहले ऐड किया फिर मल्टीप्लाई। नहीं वो मत करना। क्यों? इसमें तो चल जाएगा क्योंकि दोनों में 6 6 अगर एक में 3 होता है एक में 2 होता, क्या करते हैं? इसलिए मैंने पहले ऐड किया। तो समझना यार मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें चल गया, बच गए, हर केस में नहीं बचोगे। किसी में 3 से मल्टीप्लाई करना है, किसी को 2 से करना है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन मल्टीप्लाई 6 इक्वेशंस, इनकी वैल्यू माइनस है तो माइनस रहेगी, इसकी वैल्यू माइनस है तो माइनस रहेगी। एक हम इन दोनों को क्या करें? प्लस। तो क्या बन जाएगा देखो 6 बोलते जाओ 6C ग्रेफाइट प्लस 6O2 प्लस 6H2 प्लस 6/2 यानी कि 3O2 गिविंग रेज टू 6CO2 प्लस 6 वाटर। ये वाला टर्म तो एज इट इज आना शुरू हो गया। हमें सारी क्वेश्चन डियर आप समझ लो, अब लिखने का टाइम नहीं है। हमें सारा कुछ वही आ गया, मिल गया। इधर से ये भी आना नहीं, यहाँ पे 6O2 आ गया। ये हमें चीजें तीनों नहीं चाहिए। तो अब मैं इस इक्वेशन में से इसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस 395 इंटू 6 प्लस माइनस 269.4 इंटू 6, इसकी वैल्यू भी आपको साइड पे रखनी है। अब इन दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड करके ये इक्वेशन है, और उस इक्वेशन में से इसको माइनस करता हूं। माइनस 6C ग्रेफाइट माइनस 6H2 माइनस 3O2 गिविंग राइज नहीं, इसके आगे 6CO2 प्लस दिस माइनस C6H12O6 आ गया। 6H2 3O2 कैंसिल, 6 कार्बन कैंसिल, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। सेम डिटो इक्वेशन अभी भी नहीं सुन रही इस पे। ये वाली चीज एज इट इज आ गई, तो इसका मतलब ये इक्वेशन डायरेक्टली आ गई। देख लो मैच करें, यानी कि कैसे आया? इन दोनों को आपस में 6 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, उसके बाद इसमें से ये वाली चीज सब्ट्रैक्ट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1170। माइनस करनी थी, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो नेट इक्वेशन की एनर्जी कितनी है? स्टेप बाय स्टेप हम जाके ये निकालेंगे। यार तो क्या करें, मैथ्स है, यही तो समझा रहा हूँ आपको कितनी देर से। पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग। ये कहाँ पे राइट साइड है, हमें लेफ्ट साइड चाहिए, तो पक्का इस पूरी इक्वेशन को माइनस करना है। किसके साथ करना है? इधर कितनी चाहिए हमें? 6O2, इधर O2 था, इसलिए मैंने सबको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 6 कार्बन डाइऑक्साइड था इसलिए, 6 वाटर है इसलिए किससे मल्टीप्लाई किया? तो करो तो सही, समझ आ गया? उसको पूरा सॉल्व करना है वो जो आप नहीं अब रहने दो, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कैलकुलेट, रहने दो, बहुत लंबा हो जाएगा, अभी रुक जाओ, करेंगे। नेक्स्ट अगली एप्लीकेशन लिखो, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ब्रैकेट में लिख लो डेसोल्यूशन ऑफ आयनिक सॉल्ट्स। डेसोल्यूशन ऑफ आयनिक सॉल्ट्स, ध्यान से समझना। अगर ये समझ आ गया तभी आगे जाके बॉर्न हैबर साइकिल जो इसकी लास्ट एप्लीकेशन आएगी। तो करें स्टार्ट। आयनिक सॉल्ट की एग्जांपल दोगे? मैं बार बार कह रहा हूँ 4 नंबर के क्वेश्चंस को खराब मत करना, अभी चली जा रहे हैं वो। NaCl इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्ट। क्या होता है? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है? सॉलिड। अब अगर मैंने इस सॉलिड को पानी में डाल दिया, उस टाइम ये NaCl एक्वस हो गया, और उस एनर्जी को बोलता हूं डेल्टा H सॉल्यूशन। ये डायरेक्टली नहीं निकलती, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? पहले ये सॉलिड से, अगर आपको ये पता हो NaCl जो सॉलिड है, एक स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए केमिकल बॉन्डिंग का पोर्शन है। NaCl 1 मोल है आपके पास, 1 मोल स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए तोड़ा,
किसको? Na और Cl को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसे बोलते हैं लैटिस एनर्जी। केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था फेवरेबल कंडीशंस फॉर एन आयनिक बॉन्ड, तो वहां पे हाई लैटिस एनर्जी भी लिखा था। दोबारा से क्या बोला इस पे मैंने अभी? हाँ, क्या होती है? एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या बोला अभी? एक मोल सॉलिड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है? तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी। ओके, उल्टा चलते हैं। कई जगह ऐसा भी लिखा हुआ Na आयन है, Cl आयन है। अभी ये दूर दूर है, ये जब इकट्ठे हो जाएंगे क्या बन जाएगा? एक सॉलिड। जब इकट्ठे होंगे तो इन्होंने एनर्जी, खुशी हो रही है इनको आने में, तो अगर खुशी हो रही है तो एनर्जी रिलीज करेंगे। एक मोल आयंस अगर इकट्ठे हो रहे हैं टू फॉर्म अ सॉलिड स्ट्रक्चर तो एनर्जी निकलेगी। कितनी एनर्जी निकलेगी? लैटिस एनर्जी। एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए सॉलिड के केस में उसको भी क्या बोल देंगे? और सेम ही रहेगी। अगर NaCl के ढांचे को तोड़ने के लिए 400 जूल्स लग रही है, किलो जूल्स लग रही है, तो अगर Na और Cl आयन जुड़े होंगे तो भी वो एक मोल के लिए कितनी एनर्जी रिलीज करेंगे? 400। एनर्जी विल रिमेन सेम। तो लैटिस एनर्जी की एग्जांपल, सॉरी, डेफिनेशन इज सेम। क्या? एक मोल के बॉन्ड्स को तोड़ने में, या एक मोल जब आयंस जुड़ेंगे तो क्या बनाएगा? एक मोल कंपाउंड बनाएगा फ्रॉम इट्स आयंस, उस टाइम कितनी एनर्जी रिलीज होगी? वो भी क्या है? लैटिस एनर्जी। अभी डेल्टा NaCl टूट गया, किस में टूटेगा? Na और इस एनर्जी को बोलूंगा कौन सी एनर्जी? लैटिस एनर्जी। है कि नहीं? स्टैंडर्ड लिख दें। चलो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी कौन सी? लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, तो ये गैसियस आयंस आ गए, ये भी गैसियस है। अब इसमें अगर मैं पानी मिला देता हूं, आयंस के आसपास पानी आ गया पानी, इसका मतलब उसने सॉल्वेशन कर ली। सॉल्वेशन मतलब डिसॉल्व टाइप सा हो गया। अगर वो पानी के साथ बॉन्ड बना रहा है, क्या एनर्जी रिलीज करेगा? कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। उस एनर्जी को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन, ये बनाओगे तो जाके समझ आएगा। हाँ जी, क्या बोले पहले? NaCl को डायरेक्टली पानी में डाल दो, उस टाइम कौन सी एनर्जी आएगी? नहीं, सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। बट हमने उसको तोड़ा, तोड़ने वाली एनर्जी को क्या बोल दिया? लैटिस एनर्जी। फिर उसको पानी में मिलाया, उसके आयंस की कारण वो एनर्जी होती है हाइड्रेशन एनर्जी। अब इसका मतलब सॉल्यूशन की डेल्टा H सॉल्यूशन इस केस में क्या आ जाएगा? किसकी इक्वल आएगा? बोलो यार, तुम लोग कुछ ब्रेन नहीं लगाना चाहते। हाइड्रेशन प्लस लैटिस इज इक्वल टू ये नहीं आएगा? दो पार्ट्स में गए या डायरेक्टली गए तो क्या आ जाएगा? दैट्स इट, लिख लो। लैटिस है, हाइड्रेशन है, सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन, हेडिंग डालो बड़ा सा, हेसेस लॉ की एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी के बेस के, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉर्न हैबर साइकिल, ये समझ आ गया? बॉर्न हैबर साइकिल, ये ना साइकिल साथ साथ ही बना लो, सो दैट बार बार लिख के हमारा टाइम वेस्ट होगा। जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ये इतनी सी जगह छोड़ना, इधर बनाना Na प्लस Na सॉलिड
प्लस हाफ Cl2 गैस। NaCl ये क्या बन गया? सॉलिड। डेल्टा H फॉर्मेशन स्टैंडर्ड। पहले ये समझ आ कि हम कहाँ से गए। सोडियम सॉलिड ही होता है, क्लोरीन गैस ही होती है, दोनों मिलकर सॉलिड ही बनाते हैं। ये एनर्जी हमें चाहिए। ये एनर्जी तोड़ तोड़ के कैसे डिफरेंट टाइप से, डिफरेंट स्टेप से बनेंगे वो हम चलते हैं। अब देखो, इसके बाद मैं स्टेप्स भी आपको लिखवा दूंगा। तो आप देखो पहले क्या किया हमने। ओके, इधर से इधर, एक मिनट, चलो इधर से इधर गए, क्या हुआ? Na, थोड़ी जगह रखना, इधर ज्यादा आएगा। Na सॉलिड था, अब मैं Na क्या लिखने जा रहा हूँ? गैस प्लस हाफ Cl2 गैस। यानी कि मैंने क्या चेंज किया? इधर से इधर, सॉलिड टू गैस। ऐसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। तो डेल्टा H सब्लिमेशन। सब लिख लिया। आगे फिर सोडियम गैस में तो कन्वर्ट हो गया, बट सोडियम आयन में नहीं कन्वर्ट हुआ। सोडियम गैस में तो कन्वर्ट हो गया, कौन सी है? अब आयंस में जाना है, यानी Na प्लस में जाना है। Na प्लस प्लस हाफ Cl2। अब यहां पे मैंने क्या किया? ये ऐसी है, अभी भी आयंस बन गए। लेटेस्ट से सॉलिड भी होती है ना? लैटिस नहीं, कुछ और सोचो। एटमाइजेशन, आयनाइजेशन एनर्जी। इधर से इधर कुछ नहीं, इसका चेंज नहीं है। सोडियम से सोडियम आयंस कैसे जाएंगे? आयनाइजेशन एनर्जी, डेल्टा H आयनाइजेशन। ठीक है, आगे Na पॉजिटिव गैस। अब मैंने इसको छेड़ा कि नहीं छेड़ा? ये एज इट इज है सीधा। तब मैंने इधर क्लोरीन गैस था, हाफ Cl2 था, अब मैंने क्या लिख दिया? Cl3। तो क्या हुआ? कौन सी चीज चेंज हुई उसको देखो, समझ आ जाएगा। हुआ है ना चेंज? हाफ Cl2 की जगह Cl लिख दिया। मॉलिक्यूल से कहां पे आ गए? एटमाइजेशन, डेल्टा H एटमाइजेशन। लिखते जाओ पहले। अब इधर से इधर आ जाओ। Na पॉजिटिव गैस प्लस Cl नेगेटिव गैस। इसका मतलब क्या हुआ? इधर से आयनाइजेशन। यार हर टाइम वही चीजें ना बोला, थोड़ा ब्रेन तो लगाओ। Na पॉजिटिव चेंज हुआ, Cl कहां पे हो गया? Cl से मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। ऐसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन। इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी एंथैल्पी, डेल्टा H Eg। नॉट 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 लगा लेना सब जगह। अब देखना, इधर से इधर इधर आ गए। ये एनर्जी कौन सी होती है? एटमाइजेशन। लैटिस एनर्जी। अभी तो बताया, एक मोल गैसेस एक मोल कंपाउंड बनता है फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या आयंस, उस टाइम उसको लैटिस एनर्जी बोलते हैं। क्यों नहीं याद रख रहे? वो तो 1 मोल सॉलिड में तो हाँ, तो 1 मोल सॉलिड बन गया ना। पर नहीं, उसमें तो ब्रेक नहीं करते होते इसको। अरे क्या करते हो यार तुम लोग? अभी क्या बोला अच्छी तरह? या तो ब्रेक करो या वो उतनी बनेगी। दोनों एनर्जी क्या रहती है? ये बोला भी था, समझ आ गई? पहले दोबारा से क्या हुआ इसमें? बॉन्ड है, पहले लिख लो फिर मैं समझाऊंगा। ऐसे मैंने लिखा समझा रहा। पहले लिखो, इसके नीचे बन गया टेबल। बॉन्ड हैवर साइकिल इज यूज्ड टू फाइंड bond Haber cycle is used to find
क्या बोला, which is used to find lattice energy of an ionic compound indirectly. Indirectly एकम क्या हो रहा है, कौन सा प्रोसेस यूज करे, कौन सी मेन चीज यूज करे। अरे मेन क्या पढ़ रहे थे वो भूल ना जाओ ना, क्या था, हेसेस लॉ। उसकी एप्लीकेशन में से एक बॉर्न हैबर साइकिल है। बॉर्न हैबर साइकिल इज यूज्ड टू फाइंड द लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड इनडायरेक्टली। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड, चलो steps involved. A part, sublimation of energy, sublimation of sodium, second, ionization of sodium atoms, sublimation of sodium atom, ionization of sodium, atomization of chlorine, then conversion of chlorine gas to conversion of chlorine gas, Cl gas to Cl negative gas, ब्रैकेट में लिख लेना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लास्ट वन, देन कॉम्बिनेशन ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम आयन एंड Cl नेगेटिव टू फॉर्म ionic compound NaCl, to form NaCl। ब्रैकेट में कौन सी एनर्जी लिखोगे, लिख लो लैटिस एनर्जी। जी हो गया। अब देखना यहां से ये आपके पास एक्चुअली रिएक्टेंट्स होते हैं, दोनों मिलके ये बना रहे हैं, तो ये कौन सी, इसको मैंने क्या बोल दिया, डेल्टा एच फॉर्मेशन। ध्यान से देखना, अब मैं इधर से इधर डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहा, या ये वैल्यू मुझे पता है, कुछ भी हो सकता है, लेट अस सपोज ये वैल्यू पता है, तो डेल्टा एच फॉर्मेशन इधर से इधर डायरेक्टली आओ या इनडायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप आओ, दोनों का टोटल एनर्जी क्या रहेगी, सेम। तो कैन आई राइट इट एज डेल्टा एच फॉर्मेशन इज इक्वल टू सब्लिमेशन प्लस सब आयनाइजेशन प्लस एटमाइजेशन, ए लिख दिया, प्लस क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Eg प्लस लैटिस। तो अगर आपको लैटिस एनर्जी निकालनी है, बाकी सारी एनर्जी इसमें से क्या कर दो, निकल जाएगा। तो बॉर्न हैबर साइकिल बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हो भी जाएगा, समझ आया। आगे देन लिखो, खत्म हो गई ये वाली। अब हमारे पास एक दो और एंथैल्पीज हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ पे आपको एटमाइजेशन नहीं पता होगा, वो मैं बता दूंगा आगे जाके आने वाला है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ
नहीं, खत्म हो गया हैसेस लॉ की एप्लीकेशन, तो इतनी बहुत है। अगला, एक्चुअली कई बुक्स में तो ये भी अलग ही लिखा होता है, बट स्टिल हमने इसके अंदर कर दिया है, तो उसी की एप्लीकेशन। अगला क्या होता है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन कब आती है वर्ड न्यूट्रलाइजेशन? कब आता है? एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। एक स्ट्रॉन्ग एसिड पकड़ो और एक स्ट्रॉन्ग बेस पकड़ो, दोनों को रिएक्ट करवाओ, कोई भी हो, कुछ भी हो, एक मोल वो पकड़ो, एक मोल वो पकड़ो, दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एनर्जी कुछ रिलीज करेंगे कि एब्सॉर्ब करेंगे? रिलीज करेंगे, क्योंकि जब वो जुड़ रहे हैं तो क्या बनाएंगे? एनर्जी रिलीज करेंगे। तो वो डेल्टा एच की वैल्यू कांस्टेंट रहती है फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, कुछ भी हो सकता है, उसमें उतनी एनर्जी नहीं आएगी, उससे कम ही आएगी, बट सबसे ज्यादा किसमें आएगी? जब स्ट्रॉन्ग एसिड एक मोल स्ट्रॉन्ग बेस एक मोल से रिएक्ट करता है और हमारे पास आंसर आ जाता है। डन? तो लिख लो प्लीज, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्टैंडर्ड ही है ना। एंथैल्पी चेंज enthalpy change when 1 mole of water is formed, when 1 mole of water is formed by combination of 1 mole of H ions by combination of 1 mole of H ions, कहाँ से आए होंगे? कहाँ से आए होंगे? एसिड से, फ्रॉम एसिड्स, एंड 1 mole of OH negative from base. अगला स्टार, value of enthalpy change for strong acid and strong base, value of enthalpy change ब्रैकेट में स्टैंडर्ड भी लिख लेना, स्टैंडर्ड for 1 mole of acid, strong acid and strong base is 57.1 kilojoules। माइनस आएगा कि प्लस आएगा? माइनस। प्लस भी बोला ना, प्लस क्यों? कवर क्यों प्लस? क्या बोला था मैंने? स्ट्रॉन्ग एसिड थे, स्ट्रॉन्ग बेस तो कर दिया तो प्लस पॉजिटिव बन गया। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच देखना पड़ेगा। डियर, जब भी एक एसिड और बेस, जब भी कोई सॉल्ट बनता है, हमेशा एनर्जी रिलीज करते हैं। मैंने ये बोला था, पानी के साथ जब जुड़ते हैं तो एनर्जी खुशी खुशी वो रिलीज करते हैं, तो हमेशा एनर्जी रिलीज होगी जब एक अच्छा कंपाउंड बन रहा है। तो ये कितनी वैल्यू आएगी? -57.1 किलो जूल एब्जॉर्ब। ये एक्सोथर्मिक। आप देखो, कभी भी एसिड और बेस को रिएक्ट करवाओगे ना, बहुत ज्यादा हीट निकलेगी। वो एनर्जी कितनी है, हीट कितनी है? -57.1 किलो जूल। नेक्स्ट, ये चाहे जो मर्जी एसिड ले लो, जो मर्जी बेस ले लो, वो हमेशा वही रहेगी। बट अगर वीक एसिड वीक बेस की है तो हमें हमेशा उसकी वैल्यू क्या रहेगी? लेस देन 57.1। उतने कुछ नहीं है, कुछ तो है बट उतने कुछ नहीं है। हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या मतलब था? अभी कुछ देर पहले जब हमने बॉर्न हैबर साइकिल किया था, वहां पे क्या बोला था कि मॉलिक्यूल से कहां पे जा रहे थे आप? एटम्स पे। उसको क्या बोलते हैं? एटमाइजेशन। लिख लो प्लीज, एंथैल्पी चेंज when 1 mole of a substance is completely dissociated into
किसमें? is completely dissociated into its atoms in gaseous state. For example, H2 giving rise to 2H. अब बच्चा ये कंफ्यूज हो जाता है, 2H 2 मोल्स है कि 1 मोल है? बट हमने क्या बोलना है? 1 मोल। इसको देखना है, 1 मोल को तोड़ना है, जितने मर्जी एटम्स आए, हमें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलनी है तो किसको देखना है? मॉलिक्यूल को। 1 मोल तो है डियर, मॉलिक्यूल को देखना है। तो ये 1 मोल है कि नहीं है? यस। जितने मर्जी एटम्स बने, तो आपने क्या लिखना है? डेल्टा H A इज इक्वल टू 108.4 किलो जूल। नहीं 435.4 है। 435.4 यानी कि जब हाइड्रोजन को तोड़ना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है। किस में तोड़ना है? इनटू इट्स एटम्स। कौन से एटम्स? गैसियस एटम्स। समझ आओ, ये चीज़ है। इसका मतलब इसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा लग रही है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन अगले पार्ट में आएगा। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गए। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज थी। फिर हमारे पास डिफरेंट ही चैप्टर का पार्ट चलने जाएगा, तो वहाँ पे डेल्टा H के बाद डेल्टा S, डेल्टा G, T, डेल्टा S, ये सब चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। तो दैट्स ऑल। इसके बेस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे अच्छी तरह। टेक केयर, बाय बाय।